फिल्म की शुरुआत होती है 8 उम्मीदवारों से जो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पोस्ट के लिए आखिरी परीक्षा देने आए हैं। ये सभी उम्मीदवार कई कठिन चरणों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वे एक बंद कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठता है। हर टेबल पर एक प्रश्न पत्र और एक पेंसिल रखी होती है। उनके सामने एक टाइमर भी लगा होता है। तभी एक हथियार बंद गार्ड दरवाजे पर तैनात हो जाता है। कुछ ही देर में एक आदमी अंदर आता है और खुद को परीक्षा का पर्यवेक्षक मतलब इनविजिलेटर बताता है। वो उम्मीदवारों की तारीफ करता है और वो यहाँ तक आने तक और उनको पहुँचने में कामयाब रहे इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन चेतावनी भी देता है कि अगर वे इस आखिरी परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें घर लौटना होगा। इसके बाद वो परीक्षा के 3 अहम नियम समझाता है। पहला, अगर किसी ने इनविजिलेटर या गार्ड से बात करने की कोशिश की तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी ने जानबूझकर या गलती से अपने पेपर को खराब किया तो भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई भी कमरे से बाहर गया तो उसे भी परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। इन नियमों के बाद इन्विजिलेटर बताता है कि उन्हें एक सवाल का जवाब देना है। वो पूछता है कोई सवाल, लेकिन सभी चुप रहते हैं। इसके बाद वो टाइमर को 80 मिनट पर सेट करके कमरे से बाहर चला जाता है। जब उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र को पलटते हैं तो वे चौंक जाते हैं क्योंकि पेपर पूरी तरह से खाली है। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि सवाल आखिर है क्या। एक एशिया लड़की अनुमान लगाती है कि शायद सवाल ये है कि वो इस नौकरी के लायक क्यों है। वो पेपर पे लिखना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो लिखती है एक कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है और गार्ड को सिग्नल मिलता है। गार्ड उसी कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने पेपर को खराब कर दिया था। यह देखकर बाकी उम्मीदवार घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि बिना सवाल जाने जवाब देना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी एक आदमी सोचता है और अपने पास बैठे दूसरे आदमी से धीरे से कहता है कि इनविजिलेटर ने केवल कुछ खास नियम बताए थे। उन्होंने ये तो मना नहीं किया कि हम आपस में बात नहीं कर सकते। इस पर गार्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वे आपस में बात कर सकते हैं। अब उनके पास सवाल ढूंढने और जवाब लिखने के लिए सिर्फ 74 मिनट बचे थे। आखिरकार वे तय करते हैं कि टीम वर्क से सवाल का पता लगाना होगा। एक आदमी सुझाव देता है कि हम सब एक दूसरे को नामों से बुलाएं ताकि पहचान आसान हो। वो मर्दों को उनके रंगों जैसे ब्लैक, वाइट, ब्राउन और औरतों को उनके बालों के रंगों से जैसे ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क से नाम देता है। कमरे में एक और आदमी था जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए सब उसे डीफ मतलब बहरा कहकर बुलाया। के बाद वाइट अपनी सीट से उठता है और साबित करता है कि वे इनविजिलेटर के नियमों का पालन करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल ढूंढने की बात आती है तो ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है कि सवाल इसी पेपर पे लिखा हो और उसे छुपाने के लिए इनविजिलेबल इंक या वाटरमार्क का इस्तेमाल किया गया हो। यह सोचकर वो अपना पेपर लाइट के सामने रखकर जांचती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी ब्लॉन्ड कहती है कि शायद हमें जो पेंसिल दी गई है वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं हो सकता है कि पेंसिल से पेपर पर शेड करने पर सवाल दिखाई दे। व्हाइट ब्लॉन्ड को ये तरीका आजमाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ब्लैक उन्हें रोकता है और याद दिलाता है कि इनविजिलेटर ने कहा था कि अगर पेपर जानबूझकर या गलती से भी खराब किया गया तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ब्लैक कहता है कि शायद सवाल हम में से किसी के एक पेपर पे लिखा हो, इसलिए सभी को अपने अपने पेपर लाइट के सामने रखकर देखना चाहिए। सब ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। इस दौरान डैफ अभी भी उनकी मदद नहीं कर रहा होता है। इसे देखकर व्हाइट जबरदस्ती उसका पेपर ले लेता है और लाइट के सामने जांचता है, लेकिन वहाँ भी कुछ भी नहीं मिलता। तभी ब्लैक सुझाव देता है कि हमें एक बार कमरे की सभी लाइट्स बंद करके देखना चाहिए। वो कहता है कि कुछ ऐसे लाइट्स भी होती है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। व्हाइट की हैरानी से पूछता है कि अगर ये लाइट्स हमें दिखाई नहीं देती तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो ब्रूनेट कहती है कि भले ही लाइट दिखाई ना दे, लेकिन उसका सोर्स जरूर दिखेगा। ब्लैक भी सहमति है और इसी बीच ब्रूनेट नोटिस करती है कि कमरे में कुछ छिपी हुई लाइट्स है। उसे यकीन हो जाता है कि ये लाइट्स सवाल दिखा सकती है, इसलिए वो सबको लाइट्स का स्विच ढूंढने को कहती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई स्विच नहीं मिलता है
और नियम के अनुसार अगर वो कमरे से बाहर गए तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तभी ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी लाइट्स है, तो क्यों ना इमरजेंसी क्रिएट की जाए ताकि ये लाइट्स जल उठे। हालांकि इसमें रिस्क था कि अगर इमरजेंसी लाइट्स नहीं जली तो फिर कमरा पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। ब्लैक और ब्राउन इस दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन वाइट इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबको सहमति जताने के लिए हाथ उठाने को कहता है और ब्राउन को छोड़कर बाकी सभी सहमत हो जाते हैं। वाइट बिना देरी किए कुर्सी उठाता है और कमरे की सारी लाइट्स तोड़ देता है। खुशकिस्मती से नीली इमरजेंसी लाइट्स जल जाती है जो अल्ट्रावायलेट लाइट जैसी लग रही होती है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वे अपने पेपर स्लाइड के नीचे रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तभी डार्क नोटिस करती है कि लाइट्स का सिर्फ निचला हिस्सा जल रहा है, उसके ऊपर एक और लाइट है जो शायद इस लाइट को तोड़ने के बाद जलेगी। यह देखकर वो सावधानी से नीली लाइट्स तोड़ते हैं। अब कमरा इंफ्रारेड लाइट की लाल रोशनी से भर जाता है। यहीं फिर सवाल मिलने की उम्मीद बनती है, लेकिन जब वे पेपर्स उस लाइट के नीचे रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ केवल 60 मिनट बचे होते हैं। वाइट सोचता है कि इनविजिलेटर ने सिर्फ अपने पेपर को खराब करने से मना किया था, दूसरों के पेपर को नहीं। वो उस एशियन लड़की का पेपर उठाता है जो शुरू में ही डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। वाइट उस पर पेंसिल से सेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तब वो पेपर को 4 हिस्सों में काटता है और सबको उसे अलग अलग तरीके से भिगोने को कहता है। वो सोचता है कि हो सकता है सवाल वाटरमार्क में हो। वाइट खुद पेपर के एक टुकड़े पर पेशाब करता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता। अब उनके पास सिर्फ 57 मिनट बचते हैं। सभी निराश हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि डेफ अपनी सीट पर बैठा रो रहा है और कांच के टुकड़ों को घूरते हुए फ्रेंच में कुछ बड़बड़ा रहा है। डार्क, जिसे फ्रेंच आती है, समझाती है कि डेफ कह रहा है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात किसी को समझ ही नहीं आती और वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तभी ब्राउन कहता है कि शायद ये कोई नौकरी का इंटरव्यू या परीक्षा है ही नहीं, बल्कि उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। वो कहता है कि इस कमरे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग मौजूद हैं। शायद तनाव भरे टास्क देकर उन पर सट्टा लगाया जा रहा है। ब्राउन कहता है कि वे शायद उन काले शीशे के पीछे से उन्हें देख रहे हैं। यह सुनकर सभी एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर ब्रूनेट कहती है कि ये कोई खेल नहीं है। वो ना हो उस काले शीशे के पीछे जरूर कोई हमें देख रहा है, शायद इनविजिलेटर या फिर कंपनी का CEO। लेकिन ब्राउन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वो ब्रूनेट से शर्त लगाने को कहता है कि यह सब एक खेल है। तभी डार्क ब्राउन उसकी बातों को गलत साबित करते हुए कहती है कि ब्राउन इस परीक्षा को गेम इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद एक जुआरी है। वो सिर्फ सबसे योग्य कर्मचारी चुनने के लिए इतनी मुश्किल परीक्षा रखता है। ब्राउन डार्क से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्योंकि किसी को भी इस कंपनी का नाम तक नहीं मालूम था। वे सब तो केवल नौकरी की वैकेंसी और बड़े सैलरी पैकेज का विज्ञापन देखकर यहाँ आ गए थे। उन्हें बस इतना पता था कि यह कंपनी अमेरिका की फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है और विज्ञापन में साफ लिखा था कि कंपनी के बारे में कोई सवाल ना पूछे जाए। डार्क बताती है कि उसने भी बाकी सबकी तरह ही वैकेंसी देखकर ही आवेदन किया था, लेकिन उसे इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी थी। वो आगे कहती है कि इस कंपनी का CEO अब खुद से नहीं संभालता है। उसने बहुत काबिल लोग रखे हैं और ऐसे ही लोगों को चुनने के लिए कठिन परीक्षाएं होती है। सभी को अब कंपनी का नाम जानने की बेचैनी हो रही थी। तब डार्क एक हिंट देती है। वो बताती है 10 साल पहले एक वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया था। एक मेडिकल रिसर्च ने उस वायरस से लड़ने की दवाई बनाई थी, उसे पेटेंट किया और यही कंपनी शुरू की। उनकी दवाई ने वायरस को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, लेकिन बहुत हद तक हालात काबू में आ गए थे। आज ये कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। डार्क का ये हिंट सुनते ही ब्राउन को लगता है कि वो बायोऑर्जी कंपनी की बात कर रही है, लेकिन ब्राउन को ये बात अजीब लगती है क्योंकि बायोऑर्जी ने तो कुछ समय पहले ही हायरिंग बंद कर दी थी। इस पर डार्क बताती है कि इस बार कंपनी गुपचुप तरीके से नए कर्मचारियों को भर्ती कर रही है। ब्लैक कहता है कि शायद उन्होंने उस वायरस को जड़ से खत्म करने की कोई दवाई बना ली है और अब वो बड़े पैमाने पर इसे तैयार करना चाहते हैं। इतने में
ब्रूनेट को कमरे में लगे फायर अलार्म्स को देखकर एक और तरीका सोचता है। वो गार्ड के पास जाकर उसकी जेब टटोलने लगती है और एक लाइटर निकालती है। ब्रूनेट कहती है कि यह कमरा एक शायद डार्क रूम है जहाँ पर फोटो डेवलप होती है। हो सकता है कि यह पेपर फोटो डेवलपमेंट पेपर हो और कमरे के पिंक कलर में ऐसा फ्लूइड भरा हो जिससे पेपर पर सवाल दिखने लगे। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। ब्रूनेट लाइटर की मदद से फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है लेकिन सेंसर तक नहीं पहुंच पाती। तब वाइट उसे कागज मोड़ कर देता है जिसे जलाकर ब्रूनेट फायर अलार्म चालू कर देती है। स्प्रिंकलर से पानी गिरने लगता है और सभी अपने पेपर भिगोने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो डेवलपिंग फ्लूइड नहीं बल्कि सिर्फ एक ओरा पानी है। इतने में वाइट ब्रूनेट के पेपर को जला देता है जिससे वो बाहर हो जाती है। गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है। वाइट की इस हरकत से सब उससे नाराज हो जाते हैं। तभी ब्लैक गुस्से में बत्ती गुल कहता है और कमरे में लाइट बंद हो जाती है। उन्हें समझ आता है कि लाइट वॉइस एक्टिवेटेड है, तो वाइट फिर से एक चाल चलता है और डेफ को डरा धमका कर उसका पेपर फाड़ देता है और उसे खिला देता है। इससे डीफ भी बाहर हो जाता है। अब वाइट कहता है कि उसे सवाल का जवाब मिल गया है लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा। इससे ब्लैक गुस्से में वाइट को बेहोश कर देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वाइट होश में आता है और बताता है कि वो वायरस से संक्रमित है और उसे हर घंटे दवाई चाहिए। अगर उसने दवाई नहीं ली तो वो मर जाएगा। लेकिन जब उसकी जेब तलाशी जाती है तो वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है। इसी बीच ब्राउन डार्क पर शक करने लगता है और उसे बांधकर टॉर्चर करता है। डार्क बताती है कि वो पहले इस कंपनी में काम कर चुकी है और उसे कुछ बातें पता है लेकिन वो उनसे मिली भी नहीं है। ब्राउन को बाद में एहसास होता है कि डार्क सच बोल रही है और वो माफ़ी मांगता है। अब उनके पास समय कम बचा था। अचानक वाइट को दौरे पड़ने लगते हैं और डार्क को पता चलता है कि ब्राउन ने उसकी दवाई चबाकर टेबल के नीचे चिपका दी है। जब डार्क दवाई वाइट को देने जाती है तो ब्राउन उसे पानी में गिरा देता है। ब्लॉन्ड आखिरकार बालों की पिन से दवाई निकालती है और वाइट को बचा लेती है, लेकिन डार्क ने नियम तोड़कर वाइट की मदद मांगी थी इसलिए वो भी बाहर हो जाती है। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे थे। ब्राउन वाइट से सवाल बताने के लिए कहता है बट क्योंकि ब्लॉन्ड ने उसकी जान बचाई थी। बट वाइट कहता है कि यहाँ कोई सवाल है ही नहीं बल्कि ये नौकरी केवल उसे ही मिलेगी जो इस कमरे में अंत तक रहेगा, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये कहकर वाइट गार्ड की बंदूक लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और लेकिन इससे पहले कि ब्लैक वो बंदूक ले लेता और वाइट को चेतावनी देता, ब्लैक कहता है कि वाइट गलत है। शायद यहाँ सबके लिए नौकरी हो सकती है क्योंकि इनविजिलेटर ने ऐसा नहीं कहा कि केवल एक ही चुना जाएगा। ब्लैक की बात को नजरअंदाज कर वाइट उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है। तभी अचानक ब्लैक वाइट के पैरों पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा देता है लेकिन बंदूक से गोली नहीं निकलती है। यह देखकर वाइट ब्लैक पर हमला कर देता है और उसे पेंसिल से घायल कर देता है। जब ब्राउन ब्लैक को बचाने लगता है तो वाइट उसे भी बंदूक से घायल कर देता है। फिर वाइट को समझ आता है कि वो बंदूक के और गार्ड के फिंगरप्रिंट से काम करती है। यह जानने के बाद वाइट गार्ड से बंदूक को एक्टिवेट करवा कर सभी को धमकी देता है कि वे कमरे से बाहर चले जाएं, जिससे ब्राउन डरकर बाहर चला जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब बॉन्ड की बारी होती है लेकिन वो जान से पहले ब्लैक को इशारा करती है और फिर लाइट्स आउट कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है जिससे कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है। ब्लैक इसका फायदा उठाकर वाइट की तरफ बढ़ता है लेकिन वाइट उसे गोली चला देता है और ब्लैक की मौत हो जाती है। वाइट फिर सोचता है कि बॉन्ड कमरे से बाहर नहीं निकला है, उसका एक पैर अभी भी अंदर है। वो बॉन्ड पर निशाना साधने की कोशिश करता है लेकिन तभी परीक्षा का समय खत्म हो जाता है। वाइट हथियार डाल देता है और इनविजिलेटर से कहता है कि वो इस नौकरी के लिए सबसे योग्य है, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि परीक्षा खत्म होने में अभी भी कुछ सेकंड बाकी है। दरअसल कुछ समय पहले डेफ ने घड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी जिससे समय थोड़ा आगे बढ़ गया था। वाइट ने अनजाने में नियम तोड़ा, इस कारण वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। वाइट के डिस्क्वालीफाइड होते ही बॉन्ड फिर से कमरे में लौट आती है और उसका ध्यान डेफ के चश्मे पर जाता है। बॉन्ड उस चश्मे को लेकर उसी तरह पेपर पर देखती है जैसे डेफ ने किया था और उसे एक सवाल दिखता है।
उसे इनविजिलेटर की बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सवाल सामने होगा, और ये वही सवाल था। फिर इनविजिलेटर और डेफ कमरे में आते हैं और यह पता चलता है कि डेफ ही कंपनी का CEO है। बॉन्ड उसका सवाल का जवाब देती है नो, यानी कोई सवाल का जवाब नहीं है। क्योंकि इनविजिलेटर बॉन्ड से प्रभावित हो जाता है तो उसे वो नौकरी दे देता है। बॉन्ड फिर कहती है कि उसे कुछ और सवाल है। वो डेफ से पूछती है कि वो CEO जैसा क्यों नहीं दिखता। इनविजिलेटर जवाब देता है कि मीडिया के सामने कोई भी CEO बन सकता है। क्योंकि डेफ बाहर आना नहीं चाहता था। डेफ वो व्यक्ति है जिसने एक दवाई बनाई थी जो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। बॉन्ड फिर ब्लैक की ओर इशारा करके पूछती है कि क्या जान लेके कर्मचारी चुनना सही है। तो इनविजिलेटर कहता है कि किसने कहा कि ब्लैक मर चुका है। वो बॉन्ड ब्लैक के पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि ब्लैक अभी भी जिंदा है। दरअसल उस बंदूक से निकली गोली एक दवाई थी जो ब्लैक के घाव को भरकर उसे जिंदा कर देती है। यह दवाई डेफ की ही खोज थी जो किसी भी वायरस और म्यूटेशन को खत्म करने में सक्षम थी और इंसान के शरीर को तेजी से ठीक कर सकती थी। डेफ ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई थी ताकि कर्मचारी मुश्किल समय में सही निर्णय ले सके। बॉन्ड को यह सब जानकर बहुत प्रभावित होती है और वो गर्व से अपनी नौकरी स्वीकार कर लेती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।